दोस्तों वेलकम टू टेक न्यूज पॉडकास्ट। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कई सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ्ते यहाँ पर हुई है। सबसे पहले बात करते हैं नथिंग के एआई वाले ओएस के बारे में, क्योंकि नथिंग ने यहाँ पे नथिंग ओएस 4 एआई ओएस कई सारी चीजों के बारे में बताया। और नथिंग देखा है तो एक डायरेक्शन यहाँ पर दे रहा है जिसके अंदर फ्यूचर के अंदर वो अपने मोबाइल फोन के अंदर एआई पे काफी ज्यादा चीजें करेगा। लेकिन क्या ये एआई वाली चीजें सच में गिमिक है या रियल में काम करती है, ये सवाल है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बताया एसेंशियल के बारे में। एसेंशियल देखा जाए तो सबसे पहले तो पुरानी कंपनी थी जो एंड्रॉइड फोन ही बनाती थी। कार्ल पे जो नथिंग है उसने उसे खरीद लिया और उसके बाद आज के समय में जो नथिंग के अंदर एसेंशियल नाम से एक नई चीज उन्होंने निकाली, जिसके अंदर कोई भी अगर यूजर अगर अपने हिसाब से कोई ऐप अगर क्रिएट करना चाहता है तो वो क्रिएट कर सकता है। यानी कि उसे बस लिखना है कि वो क्या यूज करना चाहता है, उसे किस चीज की जरूरत है, और वो ऐप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी एज अ विजेट। आप उसे मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर रख सकते हैं और उसे जैसे आप चाहे यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली एआई का यूज करके आपके कस्टमाइज ऐप यहाँ पे क्रिएट करना है। और ऐसे इन्होंने प्लेग्राउंड बनाया है जिसके अंदर अलग अलग एप्स होंगी जो अलग अलग यूजर बनाएंगे, उन्हें वो अप्रूव करेंगे और लोग आपस में एप्स को यूजर केस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसे जिस तरीके से चलाना है वैसे चला सकते हैं। और हाँ, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप इसे आपस में रीमिक्स करना चाहते हैं, दो एप्स को आपस में कंबाइन करके कुछ नई ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो चीज भी पॉसिबल है। बेसिकली नथिंग का प्लान इधर ये है कि शायद आने वाले फ्यूचर में लोग जो है वो एप्लीकेशंस को यूज करेंगे ही नहीं। जो लोग हैं वो आने वाले समय में यहाँ पर आपके एआई और उनके एजेंट्स को ज्यादा यूज करेंगे। यानी कि आज के समय में क्या रहता है, हर छोटे छोटे काम के लिए आपको एक पर्टिकुलर ऐप की जरूरत पड़ती है। लेकिन फ्यूचर अब ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर एक ऐप की जरूरत नहीं पड़े। यानी कि ऑब्वियसली अगर आपको बैंकिंग करनी है तो बैंकिंग ऐप की जरूरत पड़ेगी, यूट्यूब के अंदर वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, नेटफ्लिक्स पे आपको फिल्म देखने की जरूरत पड़ेगी, तो ये ऐप्स तो रहेंगी। लेकिन जो छोटे छोटे काम होते हैं जैसे पीडीएफ की समरी निकालना, या फिर अलार्म क्लॉक के लिए ऐप अलग से चाहिए, या फिर किसी और पर्टिकुलर टास्क के लिए ऐप चाहिए, कुछ मैनेज करने के लिए, नोट्स के लिए, वो सारी चीजों की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो काफी कम हो जाएगी। और आसानी से आपको जो चीज चाहिए आप लिख के आसानी से कर सकते हो। यानी कि लिख के आपने पर्टिकुलर ऐप बना दी और वो ऐप आपका सारा काम यहाँ कर रही है। लेकिन बात करी जाए तो ये एआई पावर्ड ओएस तो बोल रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये एंड्रॉइड है। और नथिंग वाले एंड्रॉइड को छोड़ के कहीं और जाने नहीं वाले। और एंड्रॉइड में जैसी चीजें चल रही है वैसी चलेंगी, लेकिन नथिंग वाले उसमें अपना एआई का जो कहते हैं ना मसाला लगा रहे, तड़का लगा रहे हैं, वो चीज यहाँ पे हो रही है। अब देखने वाली बात है कि फ्यूचर में नथिंग के प्रोडक्ट्स के अंदर क्या रहता है। और हाँ, बाकी कंपनी से अगर थोड़ी डिफरेंशिएटिंग वाली चीज है और यूजफुल है तो काफी गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि सच बात बताऊं, आज के समय में क्या, आज के समय प्रॉब्लम इधर ये कि कई सारी कंपनीज है ना एआई वाली चीज पे काम करती है, लेकिन वो गिमिक रोन के सामने आती है। और गिमिक ना होकर अगर रियलिटी में कोई प्रैक्टिकल चीज अगर आ रही है ना, वो चीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन सकती है। तो खैर, ये जो एआई वाली चीज है वो यहाँ पे इस तरीके से काम करेगी। देखते हैं जो एआई पावर्ड ओएस और जो नथिंग का फ्यूचर में फोन 4 सीरीज आए वहां पे किस तरीके से काम होता है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो नथिंग है ना वो सीएमएफ को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। क्योंकि नथिंग वाले सीएमएफ के अंदर अपना इंडिया के अंदर पूरा हेडक्वार्टर ला रहे हैं। यानी कि इंडिया से ही सारे जो डिसीजन होंगे सीएमएफ के वो लिए जाएंगे। और इस बार ये भी पता चलता है कि लोग आरएनडी जो होगी वो भी इंडिया में करेंगे, यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर करेंगे। यानी कि सीएमएफ को इंडियन ब्रांड जैसा बना रहे हैं। यानी कि एक ऐसा ब्रांड जो इंडिया में रह के इंडिया की तरफ से ऑपरेट करेगा और यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे अपने मोबाइल फोन्स को बेचेगा। हालांकि सीएमएफ और नथिंग में डिफरेंस ये रहेगा कि नथिंग ग्लोबल कंपनी रहेगी, अपने प्रोडक्ट को यूएस वगैरह हर जगह बेचेगी। सीएमएफ इंडिया से शुरुआत करके बाहर जाएगा। और नथिंग के फोन थोड़े प्रीमियम सेंट्रिक रहेंगे, सीएमएफ के फोन थोड़े अफोर्डेबल सेगमेंट में रहेंगे, नए एक्सेसरीज निकालेंगे और भी चीजें करेंगे। लेकिन ये लोग कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे। जो क्रेजी टेक्नोलॉजी रहेगी या क्रेजी इनोवेशन जो रहेगा वो शायद नथिंग अपने दूसरे फोन्स में डाले। तो इस तरीके से उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है। काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे को लगता है कि सीएमएफ का फ्यूचर इंडिया में काफी एक्साइटिंग हो सकता है। एग्जैक्टली सीएमएफ अपने फोन्स काफी ज्यादा बेच रहा है अभी, लेकिन एक ग्रोथ के चांस में सीएमएफ काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है फ्यूचर में। देखते हैं सीएमएफ के अंदर क्या काम होता है। और मेरे को लगता है कि टॉप 10 के अंदर जो सीएमएफ होता है वो काफी यहाँ पे काम कर सकता है। तो ये एक बात रहेगी। इसके साथ ही बात करें तो यार रिसेंटली आपकी फ्लिपकार्ट के बिलियन डेज और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हुई थी। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, कई सारे लोगों ने पूछा कि वहां पे सबसे ज्यादा क्या बिका। और लिटरली इस बार जो आईफोन्स की सेल है वो काफी ज्यादा हुई। ऑब्वियसली डिस्काउंट ऑफर्स तो काफी ज्यादा आते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे जो लंबे समय तक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं और रुकते हैं कि हमें सही टाइम बताओ, उस टाइम पे हम मोबाइल फोन लेंगे। और जब मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो कई सारे लोग 45,000 के ऊपर जाते ही दिमाग में सोच लेते हैं कि यार हमें तो एप्पल का आईफोन लेना है। और क्या आप लोग को मालूम है कि इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज और जो फेस्टिव सीजन की जो सेल जब शुरू हुई थी तो शुरुआती दिनों में आईफोन्स कितने हुए के ऑलमोस्ट 1.5 लाख। यार ये नंबर काफी ज्यादा बड़ा और उससे एक अंदाजा लगता है कि लिटरली बहुत ही ज्यादा डिमांड है इंडिया में आईफोन्स की। और लोग जो पुराने मॉडल के आईफोन से वो लेना चाहते हैं। यानी कि आईफोन 15 पे डिस्काउंट आ रहा है, आईफोन 16 पे डिस्काउंट आ रहा है, आपको कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर सही प्राइस में अगर आईफोन मिले तो लोग उसे बहुत ज्यादा लेते
देते हैं। और यही इस बात रहती है कि हर साल फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहता है वो उसकी आईफोन की सेल रहती है, आईफोन पे जो डिस्काउंट आता है वो, और इसी चीज का फायदा उठाएगा। देखने वाली बात है कि कहाँ कहानी किस तरीके से चलती है और फ्यूचर में आईफोन का और पेनिट्रेशन यहाँ पे किस तरीके से होता है। इसी के साथ ही बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आई है, वो है Xiaomi की तरफ से। हाल ही में जो Xiaomi है ना, वो अपना जो चिप डेवलपमेंट होती है, जो इन हाउस चिप बना रही है ना, वो काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया और काफी जोर शोर से इंटरनली चिप्स के ऊपर डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने अपनी चिप्स वगैरह तो निकाली थी और एक चिप के साथ अपना एक मोबाइल फोन भी निकाला था, लेकिन वो कुछ खास इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अभी भी वो रुक नहीं रहे और चिप डिजाइनिंग के अंदर नई नई चीजें ट्राई आउट कर रहे हैं। यानी कि उनका मेन कोशिश ये कि जैसे अभी MediaTek और स्नैपड्रैगन के ऊपर डिपेंडेंसी होती है वो काफी कम से कम हो और खुद की चिप्स ये लोग इंटरनली ज्यादा से ज्यादा बना ले, जो सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ मोबाइल फोन तक चलेगी, ये उनके IoT इकोसिस्टम में भी जाएगी। यहाँ तक कि जो EV कार जो चाइना में लाते हैं उसके अंदर भी लोग चिप अपनी लगाएंगे। कहने का मतलब है कि जो एप्पल जिस डायरेक्शन में मूव करता है वैसे डायरेक्शन है, यानी कि वर्टिकल इंटीग्रेशन का, यानी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके इन हाउस हम डिजाइन करेंगे। उनको अगर बनवाना है तो हम आउटसोर्स कर लेंगे चीजें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो डिजाइनिंग होती है वो इन हाउस ही होनी चाहिए। और इसी चीज पे Xiaomi यहाँ पे काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लगा हुआ है। अब देखने वाली बात है जो चिप्स ये निकालेगा ये स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप चिप से किस लेवल पे कम्पीट करती है। हो सकता है कि चाइनीज वाले अपने खुद की इंडिविजुअल लेवल पे भी चिप्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि सच बात है कि चाइनीज का जो रिलेशनशिप है वो अमेरिकन कंपनी के साथ थोड़ा ऊंचा नीचे है। और मान लो अगर किसी चाइनीज कंपनी पे कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग गई तो बड़ी चीज हो सकती है। एक जमाने में Huawei के साथ हम चीज देख चुके हैं, लेकिन हाँ Xiaomi वाले अगर अपने आपको इस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी तो काफी स्मार्ट मूव हो सकता है। देखते हैं फ्यूचर में Xiaomi के साथ यहाँ पर क्या रहता है। और हाँ, इसी के साथ ही बात कर जो OpenAI है उसकी तरफ से आपको Sora 2 देखने को मिला। बेसिकली ये सिर्फ एक AI मॉडल नहीं है जिसके अंदर आप सिर्फ वीडियो जनरेट कर सकते हो, ये प्रॉपर उन्होंने सोशल मीडिया ऐप बना दी है। जैसे आपकी इंस्टाग्राम रील्स होती है ना, ठीक ठीक वैसे ही, जिसके अंदर आप अलग अलग टाइप की वीडियो स्क्रॉल कर सकते हो। लेकिन खास बात है कि जितने भी वीडियोस आप देखेंगे AI जनरेटेड होंगे। इसके अंदर जो अपना AI अवतार होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी वॉइसेस को डाल सकते हैं और जिस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसा वीडियो बनाना है वैसा कर सकते हैं। और ये काफी एक स्मार्ट मूव उन्होंने किया, यानी कि एक AI जनरेटेड वीडियो तो क्रिएट किया उन्होंने, अपना एल्गोरिथम से अपनी AI तो बनाई उन्होंने, लेकिन उसके लिए उन्होंने प्रॉपर एक पूरा सोशल मीडिया बना दिया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे वीडियो बनाएं और उसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैक वगैरह कर सके, देख सके, तो वो बात अलग है। लेकिन इस डायरेक्शन में उन्होंने काम किया। इसके साथ ही OpenAI के बारे में बात बता देना चाहता हूँ। OpenAI देखा जाए तो आज के समय में यहाँ पे काफी ज्यादा काम कर रहा है, काफी अलग अलग चीजों को लगा हुआ है और मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया ऐप बनाना उनके लिए एक प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि इसके थ्रू अगर वो यूजर बेस जनरेट कर पाए तो मोनेटाइज वो कर पाएंगे। तो ये एक बात है। हालांकि Sora 2 के बारे में बात बता सकता हूँ, ये सिलेक्टेड रीजन्स में अवेलेबल और अभी सिर्फ एप्पल के आईफोन के लिए ही आई है ऐप। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे पॉपुलर होगी ये लोग एंड्रॉइड और ग्लोबल लेवल पर इसे ले जाएंगे। लेकिन इस बात ये रहता है कि कितने लोग इस नई सोशल मीडिया ऐप को अपनाते हैं, वहां पे अपने AI जनरेटेड वीडियोस डालते हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों में फनी AI जनरेटेड वीडियोस तो ठीक है, लेकिन अगर काम की अगर AI जनरेटेड वीडियोस अगर देखने को मिल लगे लोगों को तो एक काफी कमाल की बात हो सकती है। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा फाइनली में गैलेक्सी रिंग के बारे में। देखो सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी रिंग को इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर, लेकिन हाल फिलहाल बताऊं क्या हुआ। एक यूके की यूट्यूबर है जिनका नाम है जोन ऑफ टेक, उनके रिंग के अंदर जो बैटरी होती है इंटरनली वो फूल गई, जिस कारण से जो रिंग होती है वो उनकी उंगली में फंस गई। अब ये चीज काफी ज्यादा रिस्की हो सकती थी क्योंकि हमने लिथियम आयन बैटरी जो रहती है वो रिंग के अंदर लगा रखी है और आपको पता है यहाँ पे गर्म हो जाती है, कई लोगों की बर्न भी हो जाती है। और पास में गैलेक्सी नोट 7 के बारे में भी आपको पता है और ये काफी रिस्की चीज हो सकती है और सेफ्टी का कंसर्न बनता है, क्योंकि अगर आप कोई भी वेरेबल डिवाइस यहाँ पे पहन रहे हैं, चाहे आपने ग्लास पहना हो या फिर रिंग पहनी हो या वॉच पहनी हो, अगर वहां पे कुछ भी अगर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, अगर आप नींद में हो वहां पे अगर बैटरी फूल गई या उसमें से धुआं निकल लगा तो काफी खतरनाक बात हो सकती है इधर, क्योंकि वेरिएबल डिवाइसेस को आप अपने शरीर के क्लोज ले जा रहे हो और आपको डैमेज वो कर सकता है। तो बहुत ही रिस्क और सेफ्टी वाले कंसर्न की बात है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे ना ऑफिशियली तो बोला गया कि ये चीज बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन सैमसंग इसे अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ और आगे चल के और ज्यादा ना हो तो ये भी बात पे ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हाँ, रेयर होने के बाद भी ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरी नजर में। तो बाकी देखते हैं, अगर सेफ अगर सिक्योर तरीके से अगर बेटर प्रोडक्ट बने जो सेफ्टी के साथ भी सही रहे और वेरेबल टेक्नोलॉजी का अगर यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है और लोग अगर ऐसी टाइप को पहन के घूम रहे हैं तो वहां पर एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर रखने की जरूरत है। तो ये एक बात रहती है। इसी के साथ ही फाइनली बात की जाए तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ स्नैपड्रैगन X2 Elite सीरीज के बारे में। स्नैपड्रैगन X2 Elite देखा जाए तो यहाँ पे अनाउंस हो गया। इसके जो चिप्स पे जो बेस्ड लैपटॉप्स होंगे ये आपको शायद नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो X2 Elite एक्सट्रीम है,
फिर X2 Elite और फिर X2 Elite आती है। और यहाँ पे बात ये कि AI के ऊपर काम किया गया है, यानी कि AI के अंदर जो NPU रहता है यहाँ पे 80 टॉप्स की जो हाई परफॉर्मेंस रहता है वो प्रोवाइड करेगा। विंडोज के अंदर 40 टॉप्स की रिक्वायरमेंट रहती है Copilot प्लस PC को चलाने की, लेकिन ये 2x यहाँ पे दे रहे हैं, यानी कि चिप को फ्यूचर प्रूफ बना रहे हैं। इसके साथ ही गेमिंग के अंदर भी काम किया गया कि जीपीयू को एडवांस बनाओ कि लोग थिन एंड लाइट के अंदर गेमिंग भी कर ले, तो वो एक बात है। और यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है कि लोगों को मल्टी डे बैटरी लाइफ मिले, क्योंकि आजकल हम है ना दिन भर की बैटरी लाइफ तो लैपटॉप से सुनते हैं, लेकिन मल्टी डे बैटरी लाइफ का मतलब समझ रहे हो कि आपने आज चार्ज यार 2-3 दिन तक चला रहे हो, जैसे आप अपने लैपटॉप को चलाते हो, तो उन सब की बातें हो रही है। तो देखा तो लैपटॉप इंडस्ट्री वगैरह में भी काम हो रहा है, और आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा जो नए चिप्स रहती है, लैपटॉप रहता है, और जो इनोवेशन होता है यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके स्मार्टफोन तक चीजें, लैपटॉप इंडस्ट्री और हर जगह चीजें बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही हैं। तो देखा तो दोस्तों यार, आज के हफ्ते बस इतनी ही कुछ न्यूज थी। तो आज के टेक पॉडकास्ट में बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।